जय श्री केदार दोस्तों, धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला बाबा केदारनाथ धाम, वहां पहुंचने से पहले हमें क्या तैयारियां करनी होगी, चलिए जानते हैं। दोस्तों, बाबा केदारनाथ के जाने के लिए वहां पर कैसा मौसम होने वाला है, क्या क्या आवश्यक चीजें लेकर जानी है, कितने दिन वहां पर लगने वाले हैं, बजट होटल कहाँ मिलेगी, बजट का खाना कहाँ पर मिलेगा और बाकी सुविधाओं के बारे में जानेंगे। सड़क के माध्यम से वहां कैसे पहुंच सकते हैं, हवाई माध्यम से वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, हमारी यात्रा आज केदारनाथ आज हमारा लास्ट सीन है केदारनाथ हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे। जानेंगे इनकी राय कि इनको हमारे साथ कैसा फील हुआ। बाबा केदारनाथ की यात्रा ट्रैक में आपको घोड़े की सुविधा कैसे मिलेगी, खच्चर की सुविधा कैसे मिलेगी, पालकी की सुविधा कितने की होगी, आदि सभी की जानकारी इस वीडियो में शामिल है। और कुछ लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी बाबा केदारनाथ के धाम तक जाते हैं, तो जानेंगे हेलीकॉप्टर से पहुंचने के लिए कितना रेट होने वाला है, हेलीकॉप्टर सुविधा किस प्रकार हमें मिलने वाली है, और जानेंगे कि बाबा केदारनाथ का मंदिर साल में 6 महीने ही क्यों खुला रहता है। जय केदार, जय केदार। लास्ट के वीडियो में हमने देवप्रयाग के संगम घाट के दर्शन किए थे, जहां से गंगा माता का प्रारंभ होता है, जहां पर 2 नदियां आपस में आकर मिलती है, जो कि अलकनंदा एवं भागीरथी नदी। यहां से हम चलते हैं आगे की ओर। सुबह के 7 बजे हम ऋषिकेश से केदारनाथ के लिए निकले थे और बीच में देवप्रयाग के लिए रुके थे। वहाँ कुछ देर रुकने के बाद में हम थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं धारी देवी मंदिर। माँ धारी देवी मंदिर काली माता को समर्पित है। बाबा केदारनाथ के पहुँचने में हम ज़्यादा लेट ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ से ऊपर से ही दर्शन करके निकलते हैं अपने आगे की ओर। ये है उत्तराखंड की सड़कों का हाल। अगर आप आ रहे हैं केदारनाथ तो छोटे मोटे ऐसे जाम आपको कई जगह देखने को मिल जाएंगे। लोकेशन का नाम है जवाहर नगर। यहाँ पे भी कुछ देर के लिए जाम लगा हुआ है। एक वे खोला गया है, दूसरा वे पूरी तरह से अभी भी बंद है। केदारनाथ 69। शाम के 7 बज गए हैं। यहाँ पर ट्रैफिक जाम है, पता नहीं कितना लंबा ट्रैफिक ये देखिए आप, रात के लगभग 10 बजे हमने हमारा होटल लिया, जो कि बड़ी मुश्किल से मिला था। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको आलू के पराठे मिल जाएंगे, जो कि 50 रुपये का एक दिया जाता है, और कुछ ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो आपको थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। इसका इन्होंने चार्ज किया था 2500 रुपये। ऐसे कई सारे रूम यहाँ पे इन्होंने बना रखे हैं लाइन से। ये इनका पार्किंग एरिया हो गया। इधर से सीढ़ियाँ दी गई है चढ़ने के लिए, इधर ये कार पार्किंग के लिए। ये हमारा होटल मंदाकिनी रेस्टोरेंट है। यहाँ से हम चेकआउट करने की तैयारी में है। चलो सामान हो गया चलो बस। जय श्री केदार दोस्तों, हम हैं अभी सीतापुर में। यहाँ पे हमने हमारा नाइट स्टे किया था। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर सोनप्रयाग की पार्किंग है, वहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क होगी। उसके बाद में हम आगे का सफ़र दूसरी गाड़ी से तय करेंगे। देखते हैं कैसा रास्ता है, कितनी मुश्किलें आने वाली है। जय श्री केदार। दोस्तों, केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको सर्वप्रथम सीतापुर और सोनप्रयाग आना होगा, जिसके लिए आप टैक्सी के माध्यम से या बस के माध्यम से आ सकते हैं। सीतापुर और सोनप्रयाग में ज़्यादा फर्क नहीं है, दूरी में 400 से 500 मीटर का फ़र्क है, क्योंकि आप जितना जल्दी पहुंचेंगे आपको होटल देखने में उतनी आसानी रहेगी
और आप जितना लेट पहुंचेंगे आपको उतनी ही तकलीफ़ होगी और उतना ही यहाँ पे रेट बढ़ जाता है। और मौसम की बात करें तो यहाँ पर मौसम कभी भी बदल जाता है, कभी भी बारिश आ सकती है, इसलिए आप आ रहे हैं तो अपना रेनकोट साथ में लावें, अन्यथा यहाँ पर कुछ महंगा आपको रेनकोट मिल सकता है। अब जो सामने आप नज़ारा देख रहे हैं सीतापुर पार्किंग का नज़ारा है। इसके बिल्कुल नज़दीक ही हमें होटल मिल गया था। जटाशंकर चौक से हम रवाना हो गए हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं। यहीं से हमारी पैदल यात्रा शुरू हो रही है सीतापुर से। आगे देखते हैं हमें गाड़ी की सुविधा मिलती है या नहीं। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों ये है सोनप्रयाग की पार्किंग, जो लगभग सीतापुर पार्किंग से 400 मीटर आगे है। यहाँ की पार्किंग फुल हो गई है। इसके जस्ट पीछे नदी है। यहाँ की पार्किंग फुल हो गई है, इसलिए यहाँ पे एंट्री नहीं दी जा रही है पार्किंग में। बाकी बची हुई पार्किंग सीतापुर पार्किंग में की जा रही है। आप जो गाड़ी लेकर जा रहे हैं उसे सोनप्रयाग की पार्किंग में खड़ा करना होगा। इससे आगे आपकी गाड़ी को अनुमति नहीं होगी। अब ये जो सामने आप लाइन देख रहे हैं, यह है सोनप्रयाग से गौरीकुंड, यानी कि नदी के उस पार जाकर हमें दूसरी टैक्सी लेनी होगी जो कि 4 किलोमीटर के लिए होगी। वहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो इसलिए लाइन लगी है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था से आपको कुछ लोगों को आगे जाने दिया जाएगा। इसके बाद में आप बिल्कुल फ्री माइंड आगे जा सकते हैं आराम से अपनी मर्जी से। उस 4 किलोमीटर की दूरी का आपसे 50 रुपये चार्ज लिया जाएगा। वो बैरिकेड्स पार करने के कुछ दूर आगे चलने के बाद में आपको कुछ कच्ची दुकानें इस प्रकार आपको दिखाई देगी, जहां पर आप अपना ज़रूरत का छोटा मोटा सामान खरीद सकते हैं और यहां पर मैगी खा सकते हैं, जो कि 50 रुपये की एक प्लेट दी जा रही है। और इसके बाद में फिर से अपनी यात्रा आगे की ओर शुरू कर सकते हैं। यह है वो पुल जिसे पार करके सोनप्रयाग से हमें टैक्सी मिलेगी गौरीकुंड के लिए। दोस्तों इस पुल को पार करने के बाद में आपको यहाँ पर शेयर टैक्सी देखने को मिल जाएगी, जो कि बड़ी मुश्किलों से भाग दौड़ करके आपको गौरीकुंड के लिए पहुँचा देगी, जिसका चार्ज होगा 50 रुपये। हम हैं अभी सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड पर। यहाँ से गौरीकुंड के लिए हमें टैक्सी करनी होगी। दोस्तों हम सोनप्रयाग से गौरीकुंड 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में टैक्सी से गौरीकुंड पहुँच चुके हैं। यहाँ से 16 किलोमीटर ट्रैक है, जो कि पैदल तय करना होगा। जय श्री केदार। दोस्तों यहाँ से बाबा केदारनाथ की चढ़ाई प्रारंभ होती है। और यहाँ से कुछ दूर चलते ही आपको ये घोड़ा पड़ाव दिखाई देगा, जहाँ से आप घोड़ा हायर कर सकते हैं अपने यात्रा को सुगम बनाने के लिए। और हमारा मानना यही है कि आपको यात्रा का पैदल चलने का मजा अलग ही होगा, तो आप अपनी यात्रा पैदल ही तय करें। बाकी आपकी इच्छा अनुसार आप घोड़ा भी ले सकते हैं। घोड़े की प्राइस की बात करें तो 2500 से 3000 रुपये आपको एक जने का लगने वाला है, जो कि आपका गौरीकुंड से केदारनाथ तक होगा। यह है गौरीकुंड माता गौरी का, यानी कि पार्वती माता का मंदिर। यहाँ से ऑफिशियली तौर पर केदारनाथ की चढ़ाई शुरू होती है, जो कि 19 से 22 किलोमीटर के लगभग है। 16 किलोमीटर का यात्रा ट्रैक पुराना वाला था, जो कि 2013 की बाढ़ में ग्रस्त हो गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाबा केदारनाथ के धाम की ओर। लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई होने के बाद में आपको ये गेट दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी 1 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी हो जाएगी। पूरे यात्रा ट्रैक में आपको प्रकृति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता रहेगा। कुछ न कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेगी। अगर आप पैदल अपनी यात्रा पूरी करते हैं तो आपको प्रकृति के ऐसे अद्भुत नज़ारे आराम से तसल्ली से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप घोड़े पर यही यात्रा करते हैं तो आपको इतना मज़ा नहीं आने वाला है, क्योंकि वो 4 से 5 घंटे में आपको पहुंचा देता है। लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद में यहाँ से आपको बाबा केदारनाथ के पीछे का बर्फीला पहाड़ दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आप 5-10 मिनट रुककर आराम करके अपनी यात्रा को वापस शुरू कर सकते हैं। और इसके कुछ दूर ही चलकर आपको प्रकृति का एक और अद्भुत नज़ारा, एक और अद्भुत झरना दिखाई देगा।
अगर आप अपनी यात्रा रात को करते हैं तो ये सब आपको कुछ भी नहीं दिखाई देने वाला है, इसलिए आपसे अनुरोध रहेगा अगर आप प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो सुबह 7 या 8 बजे अपनी यात्रा शुरू करें, ताकि पैदल यात्रा ट्रैक में जो भी आपको देखने को मिले आप उनका आनंद ले सकें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई हमारी पूरी हो चुकी है। एनर्जी लेवल की बात करें तो अभी तक फिलहाल ठीक है, कुछ लोगों की हालत थोड़ी नाजुक सी लग रही है। रास्ते में आपको नींबू पानी, खीरा और ग्लूकोन डी की काफ़ी दुकानें दिखेगी, जहां पर आप ग्लूकोन डी खरीद कर अपने पानी की बोतल में मिलाकर पी सकते हैं। और इससे बेहतर यही होगा कि आप नीचे मार्केट से सोनप्रयाग अथवा सीतापुर या ऋषिकेश कहीं से भी आप नींबू एवं ग्लूकोन डी वहीं से खरीद कर लाएं, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है। बजट के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं प्रकृति का और अद्भुत नज़ारा। लगभग 4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद एनर्जी लेवल की बात करें तो मतलब बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं कितनी थकावट होती है, एनर्जी लेवल कैसा रहता है, सांस में क्या प्रॉब्लम आती है, देखते हैं। चलते हैं बाबा केदार की। मौसम की बात करें तो बिल्कुल साफ मौसम है। ध्यान रहे आपका यात्रा ट्रैक के दौरान मौसम कभी भी बदल सकता है, तो अपना जो रेनकोट आप साथ में लेकर आए हैं उसे अपने साथ रखें, ताकि कभी भी बारिश आए तो आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि टीन शेड काफ़ी दूर है, तब तक आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से आपको खीरा और नींबू पानी पूरे रास्ते मिल जाएंगे, जो कि खीरा 30 रुपये 40 रुपये पर पीस और नींबू पानी 30 रुपये पर गिलास मिल जाएगा। पानी की बात करें तो प्राकृतिक झरने काफ़ी मिल जाएंगे पीने के पानी के। वहीं टॉयलेट की बात करें तो टेम्परेरी टॉयलेट कई दूर दूर तक बनाए गए हैं, इसलिए उसमें थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है। यहाँ पर खीरा खाकर हम चलते हैं आगे की ओर, लेकिन उससे पहले बताते हैं आपको एक बड़ी जानकारी कि आपको इस पैदल यात्रा में घोड़े खच्चर वाले बड़े परेशान करने वाले हैं, और उससे बचने के लिए यहाँ पर कोई पुलिस फोर्स नहीं है। आपको खुद को उनका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि घोड़े वालों का और पैदल यात्रियों का दोनों का एक ही मार्ग है। बहुत ज़्यादा घोड़े दौड़ने पर या फिर भीड़ भाड़ हो जाने पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, जिसकी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके लिए तो एक ही उपाय है कि नीचे से आप जब चढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो वहाँ से जो डंडा खरीद कर लाते हैं चढ़ाई के लिए, वो डंडा इनके लिए काम में आता है, क्योंकि डंडा दिखाने पर घोड़े की चोट से बचा जा सकता है। यह है दोस्तों छोटी लिंचोली पैदल मार्ग, जो कि 1.5 किलोमीटर का है, जो कि घोड़े से बिल्कुल अलग रास्ता है। यहाँ पर घोड़े वाला मार्ग अलग है और पैदल मार्ग अलग है, दोनों रास्ते अलग अलग बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको कुछ शांति से चलने का मौका मिल सकता है। तो देखिए प्रकृति का एक और अद्भुत नज़ारा, बहुत ही प्यारी नदी यहाँ से पुल से दिखाई दे रही है। इतना सब मिस ना हो, इसलिए आपको पैदल यात्रा करनी चाहिए केदारनाथ की, और इन अद्भुत नज़ारों का आनंद लेते रहना चाहिए, क्योंकि यह आनंद आपको घोड़े एवं हेलीकॉप्टर दोनों से ही नहीं आने वाला है। इससे पहले कि आप इस पुल को देख देख कर बोर हो जाएं, आपको बात बताते हैं एक महत्वपूर्ण। इस जगह का नाम है रामबाड़ा, जो कि 2013 के केदारनाथ बाढ़ग्रस्त एरिया का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जिसके अवशेष अभी भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस जगह पर एक पुल था जो कि टूट गया था, और इस पार से उस पार का कनेक्शन पूरी तरह कट हो गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी यात्रा की आगे की ओर। छोटी लिंचोली से रामबाड़ा होते हुए जो 1.5 किलोमीटर का यात्रा ट्रैक था वो पूरा हो चुका था। इसके बाद में वापस घोड़ों के साथ में हमारा यात्रा ट्रैक शुरू होता है। लगभग आधा रास्ता हमने तय कर लिया था, और इसके बाद फिर अचानक मौसम में करवट बदली और बारिश होने लगी। फिर जिनके पास रेनकोट है वो पहनो, बाकी फिर भीगते रहो।
इसलिए ज़रूरी है कि आप केदारनाथ यात्रा आ रहे हैं तो अपना रेनकोट साथ लेकर आए। एक और बात आपको बता दूं, अगर आप अपनी यात्रा दिन में कर रहे हैं तो आपको चढ़ाई करते वक्त या फिर उतरते वक्त शॉर्टकट दिखाई देंगे, जो कि आप दिन में इनको तय कर सकते हैं। अगर आपके सांस में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप बिल्कुल तंदुरुस्त आदमी हैं तो ही शॉर्टकट ले लें, अन्यथा आप सीधे सीधे रास्ते से जाएं, क्योंकि शॉर्टकट में आपको रास्ता तो काफ़ी कम होगा लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आपको सांस में कोई प्रॉब्लम है तो शॉर्टकट बिल्कुल भी ना लें। 9 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है, 7 किलोमीटर अभी भी बाकी है। दूरी का असली अंदाजा आपको तभी पता लगेगा जब आप बिल्कुल ऊपर केदारनाथ के मंदिर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वीडियो शुरू होने पर हमने बताया था कि जो 16 किलोमीटर का पैदल यात्रा मार्ग है वो पुराना वाला था। ये नया मार्ग है, ये काफ़ी लंबा है, लगभग 20 किलोमीटर के लगभग होता है पूरा रास्ता, लगभग इससे ज़्यादा भी हो सकता है। रात के 8 बज गए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर बीच बीच में भी रुक रखे हैं, जहाँ पर टेंट की व्यवस्था की गई है। टेंट के चार्ज की बात करें तो 500 रुपये पर पर्सन था। यहाँ पर बीच रास्ते होटल की कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो भी होटल की व्यवस्था है वो बिल्कुल ऊपर मंदिर के नज़दीक है, या फिर उससे पहले 1.5 किलोमीटर पहले बेस कैंप है, वहाँ पर व्यवस्था है। अभी बाबा केदारनाथ का मंदिर लगभग 5 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। कुछ इस तरह से आपको टेंट की व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी हालत बिल्कुल भी नहीं है ऊपर जाने की तो आप यहीं पर ही रुककर आराम कर सकते हैं, क्योंकि अब जो 3-4 किलोमीटर का रास्ता बचा है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा लगने वाला है, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। हमारे साथ ये कहा गया है कि 16 किलोमीटर की चढ़ाई है और हम तकरीबन 20 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी भी हमको चलना बाकी है। इसकी दूरी तकरीबन 3 किलोमीटर है और हमारी बेस कैंप जो कि केदारनाथ से 1.5 किलोमीटर पहले आता है, वहां तक पहुंचते पहुंचते सबकी हवा निकल चुकी थी। सबकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, बहुत थक चुके थे। और बेस कैंप तक जाने के बाद में हमें थोड़ा आराम मिला, क्योंकि वहां पर फ्लैट रास्ता था, चढ़ाई बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ पर थोड़ा आराम आप कर सकते हैं, उसके बाद में अपनी यात्रा तुरंत शुरू कर सकते हैं। अब बाबा के मंदिर के बिल्कुल नज़दीक हम पहुँच चुके थे और बहुत जल्दी ही हमें बाबा के दर्शन होने वाले थे। फिलहाल बाबा का मंदिर तो खुला नहीं था, लेकिन बाबा के मंदिर को बाहर से ही देखकर तसल्ली मिलने वाली थी और हमारे कदम तेज़ी से हम बढ़ने लगे थे बाबा के मंदिर की ओर। ये वो सुकून वाला रास्ता था जहाँ से बाबा का मंदिर हमारे से लगभग 100 या 150 मीटर दूरी पर था और हमें पहली झलक बाबा के मंदिर की देखने को मिली यहाँ से। आप भी देखिए अपने बाबा केदारनाथ को, कहाँ बैठे हैं ऊंचे पहाड़ों में। जय श्री केदार मेरे भाइयों, आपको यहाँ पर आकर जो सुकून मिलने वाला है वो मैं शब्दों में बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकता। सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा। रात के 11 बज गए हैं। हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। फिलहाल पट बंद है, लेकिन बस जा रहे हैं। जय श्री केदार। रात के 11 बज गए हैं। हम आ चुके हैं बाबा केदार के पवित्र धाम में। प्रथम दर्शन बाबा केदार। जय श्री केदार, जय